पहले अपना इंट्रोडक्शन देखिए, इधर आ जाइए सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आज हम लोग कंप्यूटर की क्लास शुरू करेंगे और ये सबको पता होगा कि ये इसमें ISC भी बैठा हुआ है और CSC बैठा हुआ है। तो CSC में पाइथन चलती है और ISC में जावा चलती है। तो आज हम लोग खाली कंप्यूटर का मजा लेंगे, कोई स्पेशल क्लास नहीं होनी है ना, एकदम फ्री होकर के जो आपके डाउट्स हो। आज हम लोग प्रोग्रामिंग स्टडी करेंगे, प्रोग्रामिंग होती क्या है, ज़्यादा डिटेल में किसी टॉपिक पे नहीं जाएंगे। तो आज हम लोग क्या शुरू कर सकते हैं सर? सर हम आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली है क्या चीज़। अच्छी ठीक है, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले सर वो बता दीजिए कि कौन कौन से, जब भी आप बता रहे थे कि आपकी पढ़ाई बच्ची एक GHS से पढ़ा रही है, वो बताइए सर सबको। इस समय ये चीज़ नहीं बोल सकते। अच्छा नहीं, ये तो अच्छी बात बता सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन सर दे दीजिए। देखिए सर, एक्चुअली क्या है, हम लोग आज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसे हम बारे में बात कर रहे हैं। लैंग्वेज में जैसे आपने देखा कि लैंग्वेज क्या होता है, जैसे आप लोग ने अभी आप लोग कई लैंग्वेज के नाम सुन रहे हैं, जैसे पाइथन आप देख रहे हो, जावा देख रहे हो, ये सारे लैंग्वेज देख रहे हो। लेकिन आपको क्या पता है कि लैंग्वेज का सफ़र कैसे शुरू हुआ था, लैंग्वेज कितने तरह क्या है। अभी हम जैसे धीरे धीरे मूव करके पाइथन और जावा इन सब पे मूव करेंगे, लेकिन बड़ा बड़ा लिखेंगे नहीं तो कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। अच्छा, क्योंकि रिकॉर्डिंग है ना। अच्छा, और इसका डबल साइज करिए सर। ठीक। तो देखिए लैंग्वेज क्या होता है, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो आपको ये तो पता ही है कि कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी फॉर्म में डेटा को समझता है। बाइनरी फॉर्म मतलब 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को समझता है। ठीक है, 0 1 के सिवा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता। क्योंकि आज के जो क्लासेस में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आज के क्लासेस में आपको कई चीज़ें जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो एक्चुअली वो है क्या चीज़। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जैसे हम सबसे पहले बता रहे हैं कि लैंग्वेज जो है कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे कंप्यूटर में 2 चीज़ें होती है, एक होती है पैकेज, एक होती है लैंग्वेज। पैकेज का मतलब होता है कि जैसे आप सुनते हो कि अरे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, वो इंजीनियर है। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो क्या होता है, पैकेज बनाता है। जैसे टैली आपने नाम सुना है, आपने फोटोशॉप, कोरल ड्रा, MS वर्ड, ये सब नाम सुना है, तो ये सब तो पैकेज है। ये किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने ये पैकेज आपके यूज़ के लिए बना रखा है। ठीक है, आपके लिए बना रखा है। और जब सॉफ्टवेयर डेवलपर जब सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसको किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। तो अगर हम कंप्यूटर के लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर का लैंग्वेज जैसे मशीन लैंग्वेज था, फिर असेंबली लैंग्वेज हुआ, फिर हाई लेवल लैंग्वेज हुआ, और फिर आपका 4th जनरेशन लैंग्वेज हुआ, और फिर जो है आपका 5th जनरेशन या एक्सपर्ट लैंग्वेज हुआ। ठीक है, हम लोग अगर कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है अब तक में टोटल 5 तरह से बटा है। जैसे जनरेशन, कंप्यूटर का जो जनरेशन होता है वो 5 तरह से बटा है, उसी तरह से कंप्यूटर का लैंग्वेज भी जो है 5 तरह से बटा है। सबसे पहले बात करते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, ऐसा लैंग्वेज जो डायरेक्ट 0 1 के फॉर्म में होता था। क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर केवल बाइनरी फॉर्म में डेटा को समझता है, 0 1 के फॉर्म में डेटा को समझता है। तो जब पहले एकदम कंप्यूटर जब एकदम आविष्कार हुआ था और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नींव रखी गई थी, तो उस समय प्रोग्रामर को कोई भी नंबर जोड़ना होता था। जैसे अगर वो जोड़ने का भी सवाल बनाता था, जैसे वो 10 और 12 को अगर जोड़ने का सवाल बना रहा है तो उसको 10 को भी बाइनरी फॉर्म में चेंज करना, मतलब प्रोग्रामर को 10 को भी बाइनरी फॉर्म में डेटा को चेंज करना होता था, प्लस को भी बाइनरी फॉर्म में डेटा को चेंज करना होता था, और 12 को भी बाइनरी फॉर्म में डेटा को चेंज करना होता था। मतलब वो 10 प्लस और 12 तीनों को वो बाइनरी फॉर्म में चेंज करेगा। अर्थात चेंज करने का एक तरीका होता है जो आप लोगों ने बाइनरी फॉर्म में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। तो उसमें जैसे अगर आपने जैसे 10 को आपने चेंज कर दिया, ठीक है, तो जो 10 की वैल्यू है वो मान लीजिए, ये हम एक एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये मान लीजिए 10 की वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए हम एज्यूम कर रहे थे, होता नहीं तो हम इसको कर रहे हैं। अब जैसे ये वैल्यू में जब बाइनरी फॉर्म में हम लोग बात करते हैं तो ये कंप्यूटर में 10 मान लीजिए इस रूप में गया, प्लस की वैल्यू मान लीजिए इस रूप में गई, ठीक है, और 12 की वैल्यू मान लीजिए इस रूप में गया। ठीक, तो जब कंप्यूटर में जब उस समय प्रोग्रामर हुआ करता था तो प्रोग्रामर जो आपकी प्रोग्रामिंग करता था वो 0 1 के फॉर्म में करता था। अर्थात अगर उसको कोई नंबर जोड़ना होता था तो उस नंबर को वो 0 और 1 के रूप में लिखता था, और आंसर भी जो है 0 1 में ही आता था। ठीक है, और 0 1 में आता था, और आंसर जब 0 1 में आता था तो वो उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करके उसका आंसर जो है निकाल लेता था।
ठीक है। तो ये काम देख रहे थे कि इस समय प्रोग्रामर को कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, कितना उसको इसीलिए उस समय जो फर्स्ट जनरेशन में केवल जोड़ घटाना के ही प्रोग्राम बन पाए। उस समय जो फर्स्ट जनरेशन के लैंग्वेज जो हुआ करते थे वो केवल जोड़ और घटाना तक ही सीमित रहते थे, जोड़ घटाना ही कर पाते। अब थोड़ा सा यूजर ने कहा यार बहुत हो गया, हम क्यों बार बार, तो उसने ये देखा कि उसने कहा कि यार अगर हम 10 और 12 को जोड़े या 15 और 12 को जोड़े, 15 को जोड़े या 30 और 40 को जोड़े, हम किसी भी संख्या को अगर जोड़ रहे हैं तो इनका तो बाइनरी चेंज जो अलग होगा, लेकिन प्लस का तो 10 बार भी अगर हम चेंज करेंगे तो एक ही वैल्यू मिलेगा। अगर हम प्लस को 10 बार भी कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू तो एक ही मिलेगी, बार बार तो बदलेगी नहीं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि सेकंड जनरेशन आ गया जो कि असेंबली लैंग्वेज अर्थात जिसमें निमोनिक कोड का यूज हुआ। किस कोड का यूज हुआ? निमोनिक कोड का यूज हुआ, ठीक है। निमोनिक कोड क्या होता है? उसने क्या किया, जैसे आप एमसीए वगैरह में असेंबली लैंग्वेज एक चैप्टर भी पढ़ाया जाता है कि असेंबली लैंग्वेज को उसमें हाँ चैप्टर भी होता है कि उसमें आप असेंबली लैंग्वेज का पूरा थोड़ा टफ पड़ जाता होगा जब पढ़ते होगे तो उसमें इसको बताया जाता है। तो यहाँ पे जैसे उसने प्लस है उसके लिए ऐड बना दिया, माइनस है सब्ट बना दिया, अर्थात अब उसको 10 और 12 को जोड़ना है तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पे ऐड शब्द यूज कर दे रहा है, ठीक है। अर्थात ये दिखा रहा है कि ये ऐड, ये तो ये ऐड को वो ऐड हो गया, सब्ट हो गया, मल्ट हो गया, इस तरह के कुछ कोड बना दिए गए। इस कोड को हम लोग ने क्या कहा? निमोनिक कोड। क्या निमोनिक। तो ऐसा लैंग्वेज जैसे मशीन से थोड़ा सा एक अपर लेवल चल रहे हैं, तो ऐसा लैंग्वेज जिसमें निमोनिक कोड का यूज हुआ वो हमारा क्या हो गया? असेंबली लैंग्वेज हो गया, ठीक है। देखिए आगे थोड़ा सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको, जैसे आप लोग जावा वगैरह जो चीज़ पढ़ रहे हो कैसे ये निकल के आ रहा है, ये चीज़ आपको क्लियर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज अभी यार प्रोग्रामर ने कहा यार बड़ा मेहनत पड़ रहा है, क्यों हम इतना फालतू का काम करें, हम क्यों ना सीधे सीधे अपने इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज करें। हम देखो अभी एक चीज ध्यान रखना, कंप्यूटर कसम खा के बैठा है कि उसको 0-1 समझना है, 0-1 के सिवा कुछ नहीं समझना है। और आज भी वो कसम, आज आप इतना गेम खेल लो, पबजी सब चीज खेलते हो, लेकिन आज भी कंप्यूटर कसम खा के बैठा है कि मैं 0-1 ही समझूंगा, और आज भी वो केवल 0-1 ही समझ रहा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि हम लोग काम करते हैं, अपना नाम लिखते हैं कंप्यूटर में, मेरा नाम तुरंत दिखाई देता है। तो ये सफर अभी हम देखते हैं कैसे चलता है। फिलहाल अब कंप्यूटर प्रोग्रामर ने देखा कि यार हम अब इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है, जो हम लोग नॉर्मल शब्दों का यूज़ करते हैं, क्योंकि यूएसए से ही ज़्यादातर डेवलप हुआ है कंप्यूटर, तो इंग्लिश लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात है तो यहाँ पे ये हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे आपने सी लैंग्वेज का नाम सुना होगा, सी वगैरह लैंग्वेज जैसे आपने सुना होगा, तो ये हाई लेवल, सी है, पास्कल है, कोबोल है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हो गए। अर्थात जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पॉप्स, जैसे आपने पॉप्स और ऊप्स के बारे में 10th में आपने पढ़ा होगा। ऊप्स क्या होता है, पहला ही चैप्टर जैसा 10th का क्लास का था, ऊप्स क्या होता है और पॉप्स क्या होता है, ठीक है। तो पॉप्स का मतलब होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जब हम पॉप्स की बात करते हैं, पॉप्स अर्थात सी लैंग्वेज जैसे हम लोग बात करते हैं, तो सी लैंग्वेज क्या था, हमारा पॉप्स था, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, ठीक है। तो ये शब्द होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ और ऊप्स का मतलब क्या हुआ, इस पर अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद आया 4th जनरेशन लैंग्वेज, जिसमें कि हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट को अलाउ किया गया। अभी हम ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, OPPS नहीं, OOPS है, सॉरी OOPS है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये 4th जनरेशन लैंग्वेज में जो है हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट को अप्रोच हुआ, ठीक है। लेकिन अभी भी देखो प्रोग्रामर शांत नहीं हुआ, अभी भी प्रोग्रामर की इच्छाएं शांत नहीं हुई। उसने कहा कि अब हम यार चलो अब हम मशीन बनाना शुरू करते हैं, रोबोट बनाना शुरू करते हैं, इंसान को इंसान बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसने इंसान बनाने का होड़ लगा दिया, अर्थात रोबोट बनाने का होड़ लगा दिया। तब आ गया एक्सपर्ट लैंग्वेज, अर्थात अब AI को कवर करने लगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कवर करने लगा। तो ये लैंग्वेज आ गया हमारा एक्सपर्ट लैंग्वेज, जिसमें प्रोग्रामर क्या है कि जैसे आप पाइथन है, पाइथन भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा होता है, क्योंकि इससे भी हम मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे जावा है, जावा से हम मशीन नहीं कर सकते, हम एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हम वेब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन पाइथन से एक ऐसा लैंग्वेज, जैसे आजकल सुन रहे हैं पाइथन बहुत फेमस होता है, जरा काफ़ी
बहुत डिमांड में आ चुका है, क्योंकि इजी है, अंडरस्टैंड करने में इजी है, और इससे पाइथन के कई स्कोप हो जाते हैं। जैसे पाइथन से आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो वेब डेवलपमेंट का भी काम कर सकते हो, आपको मशीन लैंग्वेज में जाना है मशीन लैंग्वेज का भी काम कर सकते हो, आपको एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग करनी है उसकी भी काम कर सकते हो। तो बहुत सारे, इसीलिए पाइथन थोड़ा सा फेमस होता चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 5 तरह के लैंग्वेज हो गए। लैंग्वेज कितने तरह के हो गए? 5 तरह के। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो कि 0-1 के फॉर्म में यूज हुआ, अर्थात मशीन कोड में यूज हुआ। असेंबली लैंग्वेज जिसमें निमोनिक कोड का यूज हुआ, वो असेंबली लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हमारा इंग्लिश लाइक सेंटेंस का यूज हुआ। 4th जनरेशन लैंग्वेज जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को शामिल कर लिया अपने प्रोग्रामिंग में। और 5th जनरेशन लैंग्वेज जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने प्रोग्रामिंग में शामिल कर लिया, अर्थात एक्सपर्ट लैंग्वेज हो गया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम लोग लैंग्वेज तो जैसे देख लिए कि ये चीजें होती है, लेकिन अभी हमने बार बार एक शब्द अभी हंसते हुए कहा था कि यार कंप्यूटर कसम खा के बैठा है कि हमको केवल 0-1 में डेटा को समझना है। तो हाउ पॉसिबल, कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम आज अपना प्रोग्रामिंग इंग्लिश में लिख रहे हैं, कोड में लिख रहे हैं, और कंप्यूटर को पता है कि वो 0-1 में ही समझना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए कंप्यूटर में ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं। हाँ, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इसका नाम सुना है आप लोग ने? ठीक है, ये क्या होता है? असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है? ये तो ट्रांसलेट करता है। देखिए, हाँ नहीं, वो तो आपका अलग चीज है, वो तो अभी हम बाइट कोड की बात करेंगे, वो अलग चीज हो जाए। अभी देखो, ये मशीन लैंग्वेज में हमें किसी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। मशीन लैंग्वेज में क्यों नहीं है? कि भाई वो 0-1 में ही डायरेक्ट है। लेकिन जब असेंबली लैंग्वेज की बात होती है तो असेंबली को मशीन में और मशीन को असेंबली में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? असेंबलर की जरूरत पड़ती है। अर्थात असेंबलर जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है वो क्या कर रहा है? मशीन को असेंबली में और असेंबली को मशीन में कन्वर्ट कर रहा है। बाकी इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में और मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज में दोनों कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों हाई लेवल को मशीन में और मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर? उल्टा बोल रही है। हाँ, इंटरप्रेटर कंपाइल 1 लाइन एट ए टाइम, एक लाइन एट ए टाइम इंटरप्रेटर कंपाइल करता है, एंड कंपाइलर कंपाइल होल लाइन एट ए टाइम, होल प्रोग्राम एट ए टाइम। आप जो भी, जैसे पहले फॉक्स प्रो है, पहले फॉक्स प्रो का नाम सुना होगा, तो फॉक्स प्रो में इंटरप्रेटर केवल यूज होता था, केवल इंटरप्रेटर यूज होता था। तो उसमें फॉक्स प्रो हो गया, विजुअल बेसिक हो गया उस टाइम के, तो उसमें केवल इंटरप्रेटर, जैसे आपने 10 कोड का लाइन आपने किया, जैसे आपने 10 लाइन का एक प्रोग्राम बनाया। अब वो प्रोग्राम के मान लो इस लाइन में गलती है कहीं, ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग जब शुरू करेगा था तो उसको 0-1 में कन्वर्ट करेगा। हम क्यों प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं? अपने प्रोग्राम को कंपाइल इसलिए कराते हैं कि जब वो प्रोग्रामिंग को कंपाइलेशन शुरू करेगा तो पहले लाइन को वो कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरे लाइन को कन्वर्ट करेगा। अब इस लाइन में उसको एरर आ गया, यहीं पे रुक जाएगा और आपको यूजर को स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा कि एरर फाउंड। ठीक है, मतलब लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है, तो जो लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है तो जिस लाइन में एरर आ रहा है उसी लाइन में वो रुक जा रहा है और बता दे रहा है कि एरर फाउंड है। जबकि अगर आप सी या C++ या जावा वगैरह अगर आप कंपाइल करोगे तो आप देखोगे कि पूरा आपको बता देता है 25 एरर फाउंड, 20 एरर फाउंड एक साथ। मतलब आप जब उसको कंपाइल करते हो तो टोटल 10 एरर फाउंड, 20 एरर फाउंड, क्योंकि वो होल स्टेटमेंट को 1 टाइम कंपाइल करता है। होल स्टेटमेंट को क्या करता है? 1 टाइम कंपाइल करता है। जब होल स्टेटमेंट को 1 टाइम कंपाइल करेगा तो उसको पता चल जाएगा कितने एरर है। ठीक है, और आजकल ज्यादा पाइथन जैसे ज्यादा आजकल जो लैंग्वेज यूज हो रहा है उसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का कंबाइंड इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो इसको हमारा कन्वर्ट करते हैं। इतने में कोई दिक्कत? चीजें समझ में आ रही है? हाँ जी, नहीं नहीं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऊप्स है ऑब्जेक्ट, अभी आ रहा बस इस पे। तो ये तो हमने बात किया कि हमारे लैंग्वेज क्या होते हैं, लैंग्वेज को समझा कि हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं 2 लैंग्वेज। जैसे आपका अक्सर करके आप कहीं पे इंटरव्यू जाओगे तो आपसे अक्सर करके लोग पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऊप्स एंड पॉप्स, ऊप्स और पॉप्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो प्रोसीजरल, जैसे सी लैंग्वेज आपका सी है, कोबोल है, पास्कल है,
फोर्ट्रॉन है, ये सब हमारे क्या थे, एक तरह से पॉप्स बेस पे लैंग्वेज थे। और जो ऊप्स बेस पे लैंग्वेज है जैसे C++ है, जावा है, पाइथन है, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे ऊप्स बेस के लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? देखो, प्रोसीजरल ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ओनली डिपेंड अपॉन प्रोसीजर। किस पर डिपेंड होता है? प्रोसीजर। प्रोसीजर्स मीन्स फंक्शन, प्रोसीजर्स मीन्स मेथड, प्रोसीजर्स मीन्स एक्शन। तो ये जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड, जैसे जब सी, आपको पता है विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये C++ से ही बना हुआ है। जो हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो C और C++ से बना है। और C को मदर्स लैंग्वेज कहा जाता है, हर लैंग्वेज का मदर्स लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि जितने भी लैंग्वेज जब डेवलप आगे हो रही है उस सब का, इवन फाक्स प्रो जो लैंग्वेज था वो C से ही बना हुआ लैंग्वेज था। ठीक है, तो जब पॉप्स की जब हम बात करते हैं तो पॉप्स में क्या होते थे, हमारे जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वो मॉड्यूल बना दिए जाते थे, अर्थात उनके कई फंक्शंस बना दिए जाते थे। जैसे हमारा पता है कि ये काम ये फंक्शन को दे दिया गया। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनती है तो सॉफ्टवेयर एक आदमी नहीं बनाता, सॉफ्टवेयर पूरी टीम बनाती है। और जब पूरी टीम बनाती है तो एक टीम हेड को दे दिया कि तुम यार इसका होम मेनू तैयार करो, एक को दे दिया गया तुम इसका इंसर्ट मेनू तैयार करो, एक को दे दिया गया तुम इसका एडिट मेनू तैयार करो। तो ऐसे अलग अलग पोर्शन अलग अलग टीम को दे दिया गया। तो जो बंदा होम मेनू तैयार कर रहा है वो केवल होम मेनू तैयार कर रहा है। अब जैसे मान लो ये SPC एक कोचिंग है, संस्था है, ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स एक अलग टीचर पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री एक अलग टीचर पढ़ा रहा है। तो ये क्या है, अलग अलग प्रोसीजर, मतलब पूरे इंस्टीट्यूट के जो हमारे सारे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को अलग अलग मॉड्यूल में बांट दिया गया। हर टीचर अपना आ रहा, अपना मॉड्यूल दायित्व पूरा कर रहा है। अगर आपको कंप्यूटर की पढ़ाई समझ में नहीं आएगी तो आप दूसरे टीचर की बुराई नहीं करोगे, आप कहोगे कंप्यूटर वाले टीचर इतना बेकार पढ़ा है कि समझ में नहीं आया, सर बदल दो। या आप फिजिक्स वाले टीचर इतने खराब है कि समझ में नहीं आया, बदल दो। ठीक है, तो आपका मॉड्यूल्स में बांटने से ये फायदा कि जिस मॉड्यूल्स में कमी होगी, जिस मॉड्यूल्स में आपको दिक्कत होगी, केवल आप उसको डिबग करोगे, केवल आप उसको डिबग करोगे। ठीक, डिबग शब्द हमने लिया। देखो एक चीज बताए, जब हम आगे क्लासेस लेंगे तो हमारा एक चीज, हम हमेशा बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो एक चीज हमेशा बच्चों से बोलते हैं कि जो भी टॉपिक, जैसे अभी हमने एक शब्द डिबग उठा रहे हैं, जैसे इन्होंने अभी हमको तुरंत टोका, हमने गलती से जैसे अगर हम ये लिख दिए थे तो इन्होंने टोका, तो इसका मतलब वो एक्टिव थी, उस चीज को उन्होंने तुरंत फोकस किया। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने शब्द लिया डिबग, तुरंत आप पूछो कि सर ये डिबग का मतलब क्या होता है। अभी बग और डिबग भी बात करते हैं, बग मतलब एरर और डिबग मतलब एरर को डिबग करना, एरर को दूर करना। ठीक है, जैसे डिबगिंग शब्द होता है ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ टेक्निकल भाषा होती है, हम लोग कहते हैं यार रुको अभी डिबग कर ले प्रोग्राम को, एरर को दूर करना। जैसे अभी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे भी बात करेंगे, SDLC साइकिल। जैसे हम लोग जब सॉफ्टवेयर, भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप किस लिए पढ़ रहे हो, कल को आप ही में से हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप ही में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो सॉफ्टवेयर बनाए। जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आपको SDLC साइकिल की जरूरत पड़ेगी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जरूरत पड़ेगी। इसमें 7 फेस होते हैं, तो ये टॉपिक खैर अलग चीज है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे पॉप्स और ऊप्स के बारे में, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ऊप्स, जितने भी पॉप्स बेस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उसकी बस एक ही खासियत थी कि वो बड़े बड़े प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में बांट देता था, अर्थात छोटे छोटे फंक्शंस बना देता था और उन फंक्शंस को अप्लाई करके हम अपनी प्रोग्रामिंग करते थे। तो इसके बाद डेवलप हुआ ऊप्स। अब आते हैं असली हमारा जो चीज है ऊप्स पे। व्हाट इज ऊप्स? ऊप्स क्या है? अब जैसे ऊप्स में भाई, जैसे अभी सर ने स्टार्ट करते समय ही बोला कि पाइथन और जावा दोनों स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं। अब जावा, चाहे आप जावा पढ़ रहे हो चाहे आप पाइथन पढ़ रहे हो, आप पढ़ तो ऊप्स ही रहे हो। ठीक है, तो हमें तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये ऊप्स है क्या चीज भाई। तो जब इसका फुल फॉर्म पहले हम बात करते हैं, इसका जैसे फुल फॉर्म हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो यहां पे जो शब्द आ रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब इसको अगर देखा जाए ऐसा लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट के बेस पे हो, ऐसा लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट के बेस हो, वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ऐसा लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट के बेस पे हो वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब यहां सारा फोकस केवल ऑब्जेक्ट पे दिया जा रहा है। यहां पे सारा फोकस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की में सारा फोकस किस पे दिया जा रहा है? ऑब्जेक्ट पे दिया जा रहा है। मतलब
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से डिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट से ओरिएंटेड है, वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सवाल उठता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एवरीथिंग प्रेजेंट इन दिस वर्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इज दिस वर्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। हर एक चीज, पेन ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, सब कुछ, माइक, कैमरा, सब ऑब्जेक्ट है। हर चीज जो इस संसार में मौजूद है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अर्थात अब हम ऐसे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अर्थात अब प्रोग्रामर ने सोचा कि हम रियल वर्ड से रिलेटेड चीज़ों को फोकस करेंगे, रियल वर्ड की प्रोग्रामिंग बनाएंगे जो हमारे रियल वर्ड से हमको जोड़ेगा। अब हम ऐसी प्रोग्रामिंग बनाएंगे जो हमारे रियल वर्ड से हमको जोड़ेगा। तो उसने क्या डेवलप किया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो शब्द होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात होती है तो हमने कहा कि एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन दिस रियल वर्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और ईच ऑब्जेक्ट हैज देयर ओन स्टेट एंड बिहेवियर। ईच ऑब्जेक्ट हैज देयर ओन स्टेट एंड बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू स्टेट एंड बिहेवियर दे आर डिफरेंशिएट टू ईच अदर। ठीक है, तो जब हम एक बात करते हैं, अब जैसे हमने कहा कि हर एक वस्तु एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर सपोज करिए आपका शुभ नाम भाई कार्तिकेय, जैसे कार्तिकेय यहाँ पे स्टूडेंट है, उसमें कार्तिकेय भी एक ऑब्जेक्ट है। अब इस कार्तिकेय ऑब्जेक्ट का जैसे हमारा, जैसे कार्तिकेय का नाम, इनके पिताजी का नाम, इनका एज, इनका मतलब डेट ऑफ बर्थ, इनका एड्रेस, फोन नंबर, ये सब क्या है? ये सब इनके स्टेट है, अर्थात प्रॉपर्टी है। स्टेट मीन्स प्रॉपर्टी, इसी मतलब ये शब्द एक ही है। एट्रीब्यूट, ठीक है, वेरिएबल, ये सारे एक ही शब्द बिलोंग कर रहे हैं, एक ही शब्द है, मतलब इन सब का मतलब एक ही होता है। स्टेट हो गया या प्रॉपर्टी हो गया या एट्रीब्यूट हो गया या बिहेवियर हो गया। तो ये जो कार्तिकेय जी है, कार्तिकेय मतलब इनका नाम हमने पूछा। जैसे आप सारे स्टूडेंट हैं, तो अगर हम सारे आप स्टूडेंट हैं तो हर एक स्टूडेंट का अपना खुद का नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। तो ये क्या है? इनके स्टेट हो गए। अब बिहेवियर में क्या है? बिहेवियर में जैसे इनका स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है पढ़ाते भी होंगे किसी अपने छोटे जूनियर को, टीचिंग भी कर रहे होंगे, खेल भी रहे होंगे, सो भी रहे हैं, ये सब जो ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है? इनके बिहेवियर है। ठीक है, जो ये ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है वो क्या हो जाता है? उसका बिहेवियर हो जाता है। आपने किताब में पढ़ा होगा, किताब में एग्जाम्पल दे देता है कार को जैसे एग्जाम्पल दे दिया कि कार का स्टेट हो गया, उसका कार का मॉडल नंबर, उसका कलर, उसका प्राइस, ये सब उसके स्टेट हो गए, अर्थात वेरिएबल हो गए, अर्थात प्रॉपर्टी हो गया। और बिहेवियर हो गया, जैसे रनिंग हो गया, ये सब चीज़ें, हाँ, ये सारे क्या हो गए? उसके बिहेवियर हो गए। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट का खुद का एक स्टेट और बिहेवियर होता है। अब हमें एक डिफिनेशन में हमने एक और बात रखा है कि अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट और बिहेवियर दे आर डिफरेंशिएट टू ईच अदर। अब देखो क्या होता है, मान लो सपोज करो आप दोनों दोस्त हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, ये लोग हर जगह जहाँ भी जाते हैं एक साथ जाते हैं। कोई भी, जैसे ये लोग गए किसी टीवी खरीदने कहीं पे, ठीक है, इन्होंने टीवी पसंद किया, मान लो एलजी की टीवी पसंद किया, इन्होंने एलजी की टीवी एक ही कलर की पसंद की, प्राइस भी एक ही पसंद किया, एक ही प्राइस पे टीवी ले रहे हैं, मुहूर्त भी एक ही समय पे ले रहे हैं कि एक ही समय पे भैया हमको मुहूर्त थमाओ, ठीक है, एक ही समय पे हमको टीवी थमाओ, ठीक है, सब कुछ, बीवी नहीं टीवी बोल रहा हूँ ध्यान से। तो सब कुछ जो है एक ही चीज़ को इन्होंने पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जब घर ले जाएंगे टीवी अपना अपना, तो एक चीज़ उसमें अलग हो जाएगा, वो उसका सीरियल नंबर। अकॉर्डिंग टू, भाई हर एक टीवी का सीरियल नंबर तो अलग होगा, हर एक सीरियल नंबर यूनिक फील्ड हो जाता है ना, ये अलग हो जाता है। और उसी सीरियल नंबर से हम दोनों की टीवी, दुकानदार पहचान लेगा कि यार यह सीरियल नंबर का टीवी इसको गया था और ये सीरियल नंबर का टीवी इसको गया था। ठीक है, तो मैंने कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट का स्टेट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे कल को हम जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो भाई स्टूडेंट का, जैसे आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में एक रोल नंबर 2 बच्चों को नहीं अलॉट हो सकता, एक रोल नंबर केवल एक ही बच्चों के लिए, वो हर चाहे कितना भी हो, वो उस बच्चे का कभी भी, आप जैसे एक नाम के 2 बच्चे आ सकते हैं, एक शकल के 2 बच्चे आ सकते हैं, कभी कभी हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे बच्चे जो जुड़वा है, एक शकल के होते, एक शकल के 2 बच्चे, लेकिन उनका सीरियल नंबर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ हो रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डिपेंड है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ फीचर्स होते हैं जो इसको पॉप से अलग बनाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बोर तो नहीं हो रहा यार, बोरियत नहीं हो रहा ना? ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा तुम अपना चेहरा थोड़ा अच्छा बना लो, तो एकदम लग रहा है, हाँ
ऐसे ही है यार, हम लग रहा है कि हम तुम्हारे पर एकदम प्रताड़ना डाल रहे हैं। एक्सप्रेशन एक ही जैसा बना के बैठे हो। थोड़ा स्माइल हाँ कर लो ताकि पता चले। चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट के जब ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स की जब हम बात करते हैं, ऊप्स के फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ फीचर्स आपने पढ़ा होगा और जानते हैं कि जैसे कुछ फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, जैसे एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, फिर एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, और क्लास ऑब्जेक्ट तो है ही, क्लास और ऑब्जेक्ट। ये कुछ फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ये क्या होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पावरफुल बनाने का काम करता है, पावरफुल बनाता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन, तो सवाल उठता है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन क्या है, बताइए क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन? ठीक है, एकदम आपने डिफिनेशन याद किया, उसको बता दिया। अब इसको हमको एकदम शुद्ध देसी फॉर्म में समझाओ क्या होता है। जैसे जो आप बता रहे थे कि फर्स्ट में जो 0 1 0 1 बाइनरी फॉर्म में सारे रहते हैं, उसको सर एक सिंपल फॉर्मेट में देने के लिए एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डेटा हाइडिंग इसको बोलते हैं। जैसे आपने बोला कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को हाइड करता है और यूजर फ्रेंडली ऑपरेशन। सिंपल 2 3 4 ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, बट अंदर की बात देखो एप्स बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आपने डिफिनेशन सही बोला है और सही चीज़ें बोला है, लेकिन उसको थोड़ा सा देखो, हमारा क्या होता है ना, हमको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए और जितनी इजी तरीके से समझ में आए, जो हमारे दिमाग में घुस जाए। बाकी अगर एक बार चीज़ें आप देखो, नॉलेज क्या होती है, अगर आप एक बार कोई चीज़ दिमाग में घुस जाती है तो उसको तो आप किसी भी रूप में लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, यही एग्जाम्पल, यही चीज़ें एग्जाम में दिमाग में टंच करती है कि हाँ यार इसके बारे में सर ने ऐसे ऐसे समझाया था, ठीक है। तो जब एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डेटा हाइडिंग, डेटा को हाइड करना, सिंपल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्शन मतलब डेटा हाइडिंग। शब्द अगर एब्स्ट्रैक्शन शब्द आ रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि डेटा हाइडिंग मीन्स, सामने कई ऑप्शन होगा, आपको चेक करना होगा, तो आपका डेटा हाइडिंग मीन्स एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्शन में हमको ये मान के चलो कि ये जो स्विच बोर्ड आप देख रहे हो, ठीक है, इस स्विच बोर्ड से हमको अगर फैन चलाना है, आप गए फैन दबाए, फैन चला दिए, पंखा चल गया, लाइट जलाना है, दबाए, लाइट जल गया। तो हमारे सामने एक जो मतलब मैकेनिक जो था, इलेक्ट्रिक वाला मैकेनिक था, उसने इसके अंदर की सर्किट वर्किट जोड़ जाड़ के तैयार किया और तैयार करके सामने सामने स्विच लगा दिया और हमसे कह दिया कि इस स्विच से पंखा चलेगा, इस स्विच से लाइट चलेगा। हमको केवल इतना ही पता है कि ये स्विच जलाओ, पंखा चलाओ, पंखा का मजा लो, और ये स्विच जलाओ, लाइट जलाओ, ठीक है। अंदर वो कैसे क्या किया है ये हमसे क्या है, हाइड है, अर्थात कॉम्प्लेक्स जो ऑपरेशन है वो हाइड है और हमारे सामने यूज़र फ्रेंडली ऑपरेशन है। आप कोई भी साइट से, जैसे आप लोग मूवी डाउनलोड करते हो, फिल्म डाउनलोड करते हो, अभी जैसे आप गूगल बाबा के एकदम भक्त, एकदम परफेक्ट भक्त है, तो हाँ, अब आप गूगल बाबा से क्यों इतना पसंद है? क्योंकि आप गूगल बाबा आपको तुरंत आंसर दे देता है। आप कोई भी चीज़ करते हो वो तुरंत, अगर आपको मान लो कोई, अगर आप साइट खोजना होता, वो कहता है पहले अपना नाम बताओ, वो कहता है पहले अपना नाम बताओ, फिर कहता है अच्छा अपना पेटीएम नंबर बताओ, फिर कहता है अच्छा अपना ये डिटेल बताओ, अपना क्रेडिट कार्ड बताओ। ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर वो आपसे लेना कहता है तो कहो अच्छा यार छोड़ो, अब तो सर से ही पढ़ लेंगे, अब तो सर से ही पढ़ लेंगे, इतना कौन करे यार, इतना कौन चाम झाम लगाए, अब चलो सर है ना, सर ये आंसर बता दीजिए, समझ में नहीं आया। ऐसे होगा कि चलो गूगल बाबा के शरण में चलेगा, सब समझाएगा, गूगल बाबा यूट्यूब देवता, ठीक है, दोनों मिलके समझा देंगे। तो यहाँ पे देखो चीज़ें क्या होती है, देखो एक्सप्लेनेशन जो वहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन का तरीका होता है, चीज़ें होती है, वो चीज़ खैर नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम अगर एज ए कंज्यूमर है, अगर हम एज ए कस्टमर है, तो कस्टमर क्या होता है, हमेशा सरल चीज़ों को प्रीफर करता है। हम लोग फिल्म डाउनलोड करते हैं ना, मूवी डाउनलोड करते हैं, तो किन साइटों को प्रीफर करते हैं जिसमें आसानी से डाउनलोड हो जाए, एक आध दो क्लिक करो फट से डाउनलोड हो जाए और मूवी आ जाए। अगर वही साइटें दुनिया भर की टिटिम्मा करे तो आप उस साइट को प्रीफर नहीं करोगे, आप उन साइट का यार डर जाओगे, प्रीफर नहीं करोगे। पता चला क्रेडिट कार्ड मांगने लगा, ये मांगने लगा, वो मांगने लगा, यार कहीं ऐसा ना हो हैक हो जाए, ये सारी चीज़ हो जाए, तो आप हमेशा सरल की चीज़ें की तरफ भागते हो। तो जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो आपके नेचर को समझता है,
तो वो क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर के नेचर को समझते हुए आपके लिए एकदम सरल से सरल चीज़ें रखता है सामने। आप सोचो एटीएम से कभी पैसा निकालने जाते हो, सिर्फ एक तो मशीन का डब्बा रहता है, कार्ड निकालते हो, अंदर लगाते हो, पिन नंबर पूछता है, पिन नंबर देते हो, अपना रुपीस देते हो, पैसा निकाल के गिनते हो, चले जाते हो बाहर, इतना आराम से पैसा। अगर यही चीज़ थोड़ा सा कठिन हो जाता, कहता है कि कार्ड लगाओ, जाओ बैंक से पता लगा के आओ कि तुम्हारा कार्ड है कि नहीं है। पता चला बैंक गए अपना कार्ड पता लगाने के लिए, फिर कहे कि फिर जाओ पता लगाओ तुमने अकाउंट नंबर डाला सही है कि नहीं, फिर गए, मतलब सब काम तुमको करना होता, तुम कहते हटाओ यार, इससे अच्छा बैंक में जाके लाइन में लग के निकाल लेंगे पैसा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर बनाता है, एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये क्योंकि ये डिसाइड करता है कि हमें यूजर के सामने कौन सा ऑपरेशन रखना है और यूजर से कौन सा ऑपरेशन हाइड करके रखना है। स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है वो यूजर से हाइड रखता है, और जो यूजर फ्रेंडली ऑपरेशन होता है वो यूजर के सामने रखता है। अब समझ में आया एब्स्ट्रैक्शन का मतलब? थोड़ा सा देखो आराम से सिंपल शब्दों में इसके लिए समझाए कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। आप अभी एब्स्ट्रैक्शन की प्रोग्रामिंग भी करोगे जावा में, 12th वगैरह में आपके रहेगा, तो उसमें एब्स्ट्रैक्शन की अभी तक तो 11th और उसमें सिर्फ थ्योरी पढ़े थे, इसमें एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस ये सब की चीज़ें प्रोग्रामिंग भी आ जाएगी। ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग जब आप करोगे तो खुद समझ में आएगा कि कैसे क्या प्रोग्रामिंग है। अब यहाँ पे अगला आता है इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब होता है डेटा बाइंडिंग। इसका मतलब क्या होता है? डेटा बाइंडिंग। ठीक है, अब सवाल उठता है व्हाट इज डेटा बाइंडिंग। अब देखो सी लैंग्वेज में क्या होता था, सी लैंग्वेज में डेटा फ्रीली होते थे। अब देखो सपोज करो यहाँ इतने सारे किताब है, यहाँ इतने सारे किताब है, ये किताब मान लो वेरिएबल है, जो हमारे प्रोग्रामिंग में यूज हो रहे हैं वो सारे क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है, अब इस वेरिएबल में आपको जैसे मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 10 किताब है, 10 किताब है हमें पता है। ठीक है, हम मतलब फट से बाहर से ही गिन लिए यार 10 डेटा इसमें यूज हो रहे हैं, अर्थात 10 डेटा इसमें यूज हो रहे हैं, 10 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। मान लो वेरिएबल खुले में है, धीरे से एक तो किताब ऐसे ऐसे करते सटकते निकाल लिए, चलेगा। डेटा स्टोलन की भाई सामने डेटा खुले रूप में रखा है, तो जब खुले रूप में रखा है तो कोई भी चुरा सकता है उस डेटा को, कोई भी ले सकता है उस डेटा को। लेकिन अगर हम ये कहें, अगर जैसे इस बैग में, जैसे अभी इस बैग में, ये बैग जरा उठाइएगा, इस बैग में आप क्या बता सकते हो कितनी कॉपी है? इस बैग के अंदर आप बता सकते हो कितनी कॉपी है, कितनी पेन है? कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे डेटा क्या है? बाइंड है। कॉपियाँ क्या है? बाइंड है। इनकैप्सुलेशन, जब एक कैप्सूल की बात आती है तो कैप्सूल क्या होता है? मोर देन वन टैबलेट का कॉम्बिनेशन रख दिया जाता है, अंदर बाइंड कर दिया जाता है। जैसे एक अलग टिकिया होती है, जैसे डिस्प्रिन एक टिकिया एक ही है, उसको घोला पी लिया। लेकिन कैप्सूल क्या होता है? 2 से ज़्यादा दवाई का मिक्स को एक कैप्सूल में मतलब रैप टुगेदर। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि डेटा बाइंडिंग, मतलब डेटा का को बाइंड करना, अर्थात यहाँ ये एक्चुअली क्या करता है, ये डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को बाइंड टुगेदर, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को बाइंड टुगेदर, बांध देता है। डेटा मेंबर क्या है? स्टेट, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, वेरिएबल, मतलब उसके वेरिएबल। और मेंबर फंक्शन क्या है? उसके एक्शन जो वो परफॉर्म कर रहा है, उसके फंक्शन। ठीक है, जैसे हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्लास क्या होता है? क्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन, क्योंकि क्लास भी क्या होता है? ये डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का बाइंड टुगेदर होता है, बाइंड करता है। आप जब क्लास बनाते हो तो क्लास में कैसे करते हो? क्लास स्टूडेंट नाम का अगर आप बना रहे हो तो स्टूडेंट, फिर यहाँ पे आप डेटा का नाम जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग नेम, INT, एज, ऐसे डेटा मेंबर लेते हो। फिर मेंबर फंक्शन आप लेते हो, मेंबर फंक्शन में जैसे आपने इसका टीच एक फंक्शन ले लिया, या प्ले एक फंक्शन ले लिया, प्ले या शो एक फंक्शन ले लिया, तो ये सारे फंक्शंस बनाते हो। तो ये क्लास क्या है? ये मेंबर फंक्शन हो गया और ये डेटा मेंबर हो गया। मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर को बाइंड कर दिया तो वो हो गया क्लास। तो जब डेटा को हम बाइंड करके रखें, आपने सुना होगा जावा वगैरह बेस पे क्या होता है कि वायरस जल्दी नहीं अटैक हो पाते, वायरस नहीं लग पाते, और हैकिंग भी कम होती है, कम संभावना रहती है हैकिंग की। क्यों? क्योंकि उसमें डेटा बाहरी यूजर तो देख ही नहीं पा रहा। क्या अब बाहरी यूजर क्या उसको एक्सेस कर सकता है? यहाँ तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, खुला है डेटा, कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है, इसकी वैल्यू को बदल सकता है, आपकी प्रोग्रामिंग में रिजल्ट चेंजेस कर सकता है। लेकिन वहाँ तो वो क्लास को वही है, आपको पता है क्लास को एक्सेस करने के लिए थ्रू द ऑब्जेक्ट एक्सेस किया जाता है।
क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए थ्रू द ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं, तो उस मेंबर को तो वही एक्सेस कर सकता है जिसको उसकी प्रिविलेज मिलेगी, जिसको उसकी प्रिविलेज मिलेगी, जिसको उसकी प्रिविलेज नहीं मिलेगी वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है, ये होता है इनकैप्सुलेशन। कोई दिक्कत? इसके बाद आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फेज। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फेज। पॉली मतलब मेनी और मॉर्फिज्म मतलब फेज, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में देखो तीन चीजें होती है, एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, एक होता है फंक्शन ओवरराइडिंग, राइडिंग आप शब्द नहीं सुने होंगे, और एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये तीन चीज होती है। जावा या पाइथन ये दो सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट नहीं करता है, ये केवल C++ सपोर्ट करता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हाँ ये दोनों सपोर्ट करता है। किसका? कंस्ट्रक्टर एक अलग चीज हो जाता है, वो जब फंक्शन का नाम और क्लास का नाम सेम हो जाता है तो वो कंस्ट्रक्टर होता है। अब कंस्ट्रक्टर में भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्यों होता है? वो कंस्ट्रक्टर एक्चुअली एक होता है कि वो ऑटोमेटिक कॉल होता है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हो। अभी कंस्ट्रक्टर के बारे में जब बात करेंगे तो अच्छे से उस पर डिटेल पे बात करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कंस्ट्रक्टर, अब जैसे कंस्ट्रक्टर जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तुरंत इन्वोक हो जाता है, ठीक है, तुरंत कॉल हो जाता है। और कंस्ट्रक्टर में भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में ये डिफरेंस होता है कि फंक्शन से, एक फंक्शन से ज़्यादा फास्ट वर्क करता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और उसको इसलिए डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, इनिशियल वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उस पर हम बात करेंगे, सब डिटेल बताएंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग। अभी आप 11th आप लोग ने जावा किया था ना 11th में, तो ओवरराइडिंग पढ़ा था, इनहेरिटेंस पढ़ा था? अच्छा चलिए, फंक्शन ओवरलोडिंग तो जान रहे हैं सब लोग कि नहीं जान रहे? नहीं जान रहे। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या था, क्या आप फंक्शन के जब एक ही फंक्शन जो है एक से ज़्यादा काम करता है। जैसे अगर हम मान लो एरिया, देखो जब हम कोई फंक्शन बनाएंगे, मान लो हम एक एरिया नाम का फंक्शन बना रहे हैं, एक मान लो हम जो है वैल्यूम नाम का फंक्शन बना रहे हैं, तो एरिया नाम का फंक्शन एरिया निकालेगा और वैल्यूम नाम का फंक्शन वैल्यूम निकालेगा। परंतु हम एक 4 फंक्शन बना रहे हैं, चारों का नाम एरिया रख रहे हैं, एरिया 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 और एरिया, चारों फंक्शन का नाम मैंने एरिया रख दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर आर्गुमेंट दे आर वर्क डिफरेंटली, मतलब वो डिफरेंट काम। जैसे अगर इसमें एरिया INTS कर दूं, यहाँ पे एरिया डबल R कर दूं, ठीक है, यहाँ पे एरिया मान लो INTA, INTB कर दूं, और यहाँ पे एरिया INTA, INTB, INTC कर दूं। एग्जाम्पल जावा का है लेकिन कॉन्सेप्ट उसी में है। कॉन्सेप्ट मतलब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग की हम बात नहीं करें, कॉन्सेप्ट की बात करें कि आपके इसमें भी जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच तो सारे प्रोग्रामिंग में कॉमन है ना, इसलिए मैंने कॉमन टॉपिक उठाया, नहीं तो जावा वाले जावा कोड हो जाएगा। तो हाँ देखिए यहाँ पे जब एक फंक्शन हम लोग जैसे पाइथन में फंक्शंस आप पढ़ोगे तो फंक्शंस में उसमें भी जावा कोडिंग थोड़ा अलग हो जाता है, उसमें तरीके थोड़े अलग हो जाते हैं, उसमें डिफ से आप फंक्शन बनाओगे, इसमें ऐसे तो जब हम फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन के आर्गुमेंट के आधार पे, इसके आर्गुमेंट कहलाते हैं, ठीक है, पैरामीटर या आर्गुमेंट कहलाते हैं। आर्गुमेंट के आधार पे ये अलग अलग काम करेगा। ये एरिया फंक्शन का सब नाम एरिया ही है। ये एरिया वाला फंक्शन जो है मान लो ये आपका स्क्वायर का एरिया निकालेगा, ये आपका सर्कल का एरिया निकालेगा, ये आपका रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा और ये आपका ट्रायंगल का एरिया निकालेगा। ये चारों एरिया नाम का फंक्शन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर आर्गुमेंट ये चारों फंक्शन अलग अलग एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही नाम का फंक्शन एक से अलग अलग काम करे, एक से ज़्यादा काम करे, तो वो क्या कहलाता है, अकॉर्डिंग टू देयर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या? अब जैसे मान लो मैं जावा भी पढ़ाता हूँ, मैं पाइथन भी पढ़ाता हूँ, मैं C भी पढ़ाता हूँ, मैं C++ भी पढ़ाता हूँ, मैं PHP पे पढ़ाता हूँ, सब पढ़ाता हूँ। कैसा? जैसा मेरे सामने बैच है, अभी बैच में मेरे सामने जावा के बच्चे बैठ जाएंगे, मैं उनको जावा पढ़ाऊंगा। अभी हाँ आप लोग का आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट जो आप पास हमारे पास हो गए अकॉर्डिंग टू उसका टीचर मैं एक अकेला हूँ और एक ही टीचर एक से ज़्यादा काम कर रहा है, एक ही फंक्शन एक ही, जैसे एरिया नाम का फंक्शन का नाम एरिया है, लेकिन उसके आर्गुमेंट के आधार पे वो डिसाइड हो रहा है कौन सा एरिया कॉल होगा। तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन को ओवरलोड करना, ठीक है। अब इसी का एक इनहेरिटेंस अभी शब्द इस्तेमाल करेंगे, इनहेरिटेंस में यही फंक्शन ओवरराइडिंग का काम करता है।
अभी ये देखो, अभी ये दोनों को हम अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल समझ लो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी समझ लो। देखो यहाँ पे +5 लिखते हो या -5 लिखते हो, +5 लिखते हो या -5 लिखते हो, तो ये आपका यूनरी ऑपरेटर होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑपरेंड के साथ काम हो रहा है। परंतु अगर आप 6 + 5 या 6 - 5 कर दो तो ये बाइनरी ऑपरेटर बन जाएगा। ये वही अर्थमेटिक मतलब बाइनरी ऑपरेटर, दो ऑपरेंड के साथ। ऑपरेटर दो तरह से क्लासिफाइड किए ना, बाइनरी, टर्नरी और यूनरी। एक क्लासिफिकेशन होता है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। और टर्नरी 3 ऑपरेंड का होता है, 3 ऑपरेंड उसमें होते हैं, 3 ऑपरेंड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क और कोलन ये टर्नरी ऑपरेटर होता है, ठीक है, इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो जब हाँ, तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे एक प्लस है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक प्लस है, तो ये काम कर रहा है, ये बता रहा है कि एब्सोल्यूट कैसा वैल्यू है, इसका सिंबल बता रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। परंतु अगर यहाँ पे 2 वैल्यू बना रहा है तो ये इसको जोड़ने का काम कर दे रहा है, तो वही प्लस का काम अलग अलग बन जा रहा है ना, वही प्लस का काम अलग अलग बन जा रहा है ना, तो यही क्या हो गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया। परंतु ये आपके जावा और इसमें नहीं रहता, ये केवल C++ का हिस्सा है, तो ये हट चुका है, अलग चीज़ है। और फंक्शन ओवरराइडिंग जो है आपका उसमें काम आएगा, इनहेरिटेंस में काम आएगा, ठीक है। इनहेरिटेंस में जब एक सब क्लास और सुपर क्लास के चीज़ें एक ही नाम का, जैसे हम सब क्लास है वो सुपर क्लास के चीज़ों को इनहेरिट कर रहा है, इत्तेफाक से सब क्लास का फंक्शन का नाम और सुपर क्लास का फंक्शन का नाम सेम हो गया, तो वहाँ पे ऑपरेटर ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग शब्द आ जाता है। तो अभी इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो कन्फ्यूज़ होना उचित नहीं, लेकिन बस ये ध्यान रखें। आप एग्जाम्पल में या कोई पूछे कि एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बताओ, तो आप एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म का बता सकते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आते हैं इनहेरिटेंस। देखो अब इसको पॉलीमॉर्फिज्म को जैसे मैंने बोला मेनी फेस, इसका शॉर्ट भी बोलते रहेगा। ये शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या है, इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। इसी तरह ये आता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कोड की रीयूजेबिलिटी करना, कोड की रीयूजेबिलिटी करना। अब रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड का मतलब क्या है, सबसे बेस्ट फीचर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है तो वो होता है इनहेरिटेंस। हमारे काम को के समय को बचाता है, हमारे काम का एक तरह से बर्डन कम करता है। जैसे एग्जाम्पल पहले अपने देहाती भाषा में समझाते, फिर इसको टेक्निकल में। हम कहीं होटल में जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, खाना वाला लिस्ट लाता है, उसमें पनीर टिक्का, पनीर मसाला, पनीर भुजिया, पनीर कढ़ाई, पनीर दम आलू, जो भी पनीर तरह के अलग अलग दो प्याजा, कई तरह के पनीर आपके सामने रख दिए जाते हैं। मतलब पनीर कई रूप में तैरते हुए आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। आप लोग 4 सहेली गई, किसी ने कहा नहीं मुझे पनीर कढ़ाई पसंद है, किसी ने कहा मुझे पनीर कोफ्ता पसंद है, सबने अलग अलग ऑर्डर दे दिया। अब क्या दुकानदार सबके लिए शुरू से खाना बनाता है? वो क्या करता है, एक कॉमन मसाला बना के रखा रहता है, एक कॉमन मसाला जिसमें प्याज व्याज का जो तड़का टाइप का मसाला रहता है, ग्रेवी वाला, वो रखा रहता है। उसमें इन्होंने जो भी, देखो यहाँ पे सवाल उठता है, उसने एक कॉमन मसाला, अगर हम घर में बनाते तो घर में तो शुरू से सब चीज़ बनाना पड़ता है, प्याज भी काटो, लहसुन भी छिलो, सब पीसो, उसको पेस्ट बनाओ, आधा घंटा मसाला भूजो, तब जाके उसमें सामान करो। तो ये जो आधा घंटा मसाला भूजने का कार्यक्रम है वो होटल वाला पहले से रेडी रखता है, ठीक है। उसको किसी ने कहा कि भैया हमको कढ़ाई पनीर चाहिए, किसी ने कहा कि हमको पनीर कोफ्ता चाहिए, तो उसने क्या कि उस मसाला को रीयूज किया, उसमें कुछ अपना एक्स्ट्रा मिलाया और नया चीज आपको भी ला के दे दिया, 5 मिनट में 10 मिनट में आपको भी ला के दे दिया, 10 मिनट में आपको भी ला के दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से रीयूजेबिलिटी ऑफ भोजन हो गया, खाना हो गया। और यही कोडिंग में कर दो। अब जैसे कोडिंग में क्या है, मान लो मुझे एवरेज निकालना है, एक छोटा सा एग्जांपल, एवरेज निकालना है, तो मैंने एक फंक्शन बना रखा है काउंट का, एक फंक्शन बना रखा है सम का। मैंने सम वाले को बुलाया, काउंट वाले को बुलाया, दोनों को डिवाइड कर दिया, निकल गया एवरेज। भाई अगर एवरेज बनाना होता है पहले मुझे पूरा सम करना होता है, फिर काउंट करना होता है, फिर उन काउंट और सम को इस्तेमाल करके फिर जो है मैं करता। तो यहाँ पे मेरा पहले से रेडीमेड फंक्शन बना है, मैंने उसको कॉल किया, उसको बुला लिया, उसको मतलब पहले से कोई हमारी प्रोग्रामिंग कोडिंग, जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं ना तो उसमें यही होता है कि कुछ हम अपना जैसे कुछ पर्टिकुलर चीज़ बना के रखते हैं। अगर हमको उस चीज़ का मेरा बना हुआ रेडीमेड बना हुआ है फंक्शन रखा है, अगर हमको चीज़ों की ज़रूरत हुई तो हम पूरा काम दोबारा ना बना करके उसको कॉल कर लेते हैं। अब जैसे आप अपने प्रोग्रामिंग में जैसे
यूज़ करते हैं, जैसे पाइथन है, आपने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया वैल्यू को इनपुट करने के लिए, आपने स्कैनर क्लास का यूज़ करते हुए आप sc.nextInt से नेक्स्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हो। तो जो आप नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट कैरेक्टर तो खैर होता नहीं, तो ये सारे जो फंक्शन आप यूज़ करें, नेक्स्ट लाइन, तो ये सब क्या है, प्री डिफाइंड बने हुए फंक्शन है। अगर आप और आपको इंटर एनी नंबर आप करते हो और sc.nextInt करके नंबर इंटर करा लेते हो, तो इस नेक्स्ट फंक्शन को तो आप नहीं बनाते हो ना, आप केवल वो पहले से कहीं बना हुआ है आप उसको इंपोर्ट कर ले रहे हो, ऊपर इंपोर्ट करते हो ना स्कैनर क्लास को यूटिलिटी पैकेज में जब आप करते हो। और आपका पाइथन तो इतना सिंपल है, उसमें कुछ इंपोर्ट की झंझट भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक इनपुट लिखो और मैसेज लिखो, वो इनपुट हो जाएगा, बहुत आगे आगे रैपर क्लास लगा दो, INT इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। पाइथन वो मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने के लिए रहेंगे, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अभी हम पाइथन पे जब पर्टिकुलर पाइथन पे बात करेंगे तो पाइथन के पूरे मॉड्यूल क्या होते हैं, पिप क्या होते हैं, हाँ उसके, ताकि वो जैसे मैथ के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, आप जितने भी पावर फंक्शन ये सब आप उनको यूज़ कर सको, आपके पैकेज में ला सको। हाँ हाँ हाँ, वो देखो कॉमन टॉपिक अभी हम कवर करें, या अगर ऐसे जावा का अलग पड़ जाएगा, पाइथन का अलग पड़ जाएगा। अब जैसे आप math.sqrt, math.pau ये करें, आप ये सब यूज़ करते हो। अभी मैं आपसे ये पूछूं तो आप एक अगर छोटा समय से आपने 10th क्वालिफाई किया है, जैसे मैं कहता हूँ ना, मेरे पास बच्चे जैसे आते तो देखते कि उनका बेस नहीं रहता। अभी आपको आप जैसे मैं अभी इनसे जावा में थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, जावा का एक चीज़ इनसे थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, और जावा का आप एक हर प्रोग्रामिंग करते हो ना, हर प्रोग्रामिंग जब आप हर प्रोग्रामिंग करते हो तो शुरुआत में इंपोर्ट java.ut, देखो पाइथन में सरल हो गया ना, पाइथन बहुत सरल हो गया, उसमें तो कोई झंझट ही नहीं है कि हमें कुछ डेटा टाइप डिक्लेयर करना हो, ये सब, इसीलिए पाइथन सरल है। लेकिन अभी थोड़ा सा जावा इंफ्रा थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ, तो import.util.string अभी तक जैसे हम बता रहे थे, हम अपनी बातें आपके सामने रख रहे थे, अब थोड़ा आपको भी देखते हैं कि आप क्या चीज़ जानते हो कि नहीं। जैसे क्लास ABC आपने बनाया, इसके बाद आप लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग ARGS लिखते हो, स्ट्रिंग ARGS लिखते हो। आप क्या ये बता सकते हो ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है क्या चीज़, या जो आप यहाँ पे यूटिल स्टिक कर रहे हो ये क्या चीज़ है? ये एक पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए, यूटिल पैकेज में एस्ट्रिक, कभी कभी आप कहीं पे एस्ट्रिक पाओगे, कहीं कहीं पे स्कैनर पाओगे, कहीं कहीं पे स्कैनर केवल लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे एस्ट्रिक लिखा रहता है। तो इन दोनों में पहले क्या डिफरेंस होता है? देखो स्कैनर लिखा है तो पर्टिकुलर स्कैनर एक क्लास है। देखो ध्यान दो, यूटिल पैकेज के अंदर, ये यूटिल एक पैकेज है, ध्यान देना, यूटिल एक पैकेज है, इस पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लास है, स्कैनर है, स्कैनर टोकेनाइजर है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पैकेज है। आप अगर केवल स्कैनर यूज कर लिए तो केवल आप स्कैनर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हो, यूटिल पैकेज के केवल स्कैनर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दिया तो सारे मेंबर को एक्सेस कर सकते हो, ये फायदा होता है। बाकी जब हम एक मेन क्लास बनाते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पे हम पब्लिक लगाते हैं, स्टैटिक लगाते हैं, वाइड लगाते हैं, मेन लगाते हैं, स्ट्रिंग ARGS लगाते हैं। इसका क्या मतलब है? पब्लिक मतलब किसी भी कहीं से भी बुला, मतलब ये है क्या चीज़? पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वाइड क्या है, मेन क्या है, ये है क्या चीज़? पब्लिक होता है एक्सेस स्पेसिफायर, आप लोग के भी काम आएगा, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। स्टैटिक होता है मॉडिफायर, वाइड होता है रिटर्न टाइप, मतलब यहाँ पे वाइड का मतलब है नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, और मेन फंक्शन का नाम है, और ये इसका आर्गुमेंट है जो कि स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट है। अब एक्सेस स्पेसिफायर में 4 होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड, और एक होता है डिफॉल्ट। मॉडिफायर में 2 होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है फाइनल, ठीक है। ये सारे मॉडिफायर होते हैं। अब स्टैटिक, अब देखो आप जब स्कैनर क्लास का, ये सब जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये क्लियर ही नहीं रहता किसी को नहीं क्लियर रहता जल्दी। अब देखो स्टैटिक जब क्लास का आप मेंबर बनाते हो, जैसे आप एक मेंबर बनाते हो स्कैनर क्लास का नेक्स्ट INT, तो नेक्स्ट INT को कॉल करने के लिए आपको पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। आप SC स्कैनर SC बराबर करते हो ना, तो फिर SC.nextInt से आप इसको एक्सेस करते हो, ठीक है, SC.nextInt से आप इसको एक्सेस करते हो, मतलब थ्रू द ऑब्जेक्ट आप इसको एक्सेस करते हो। परंतु आप सोचो जब आप कभी मैथ के फंक्शन यूज करते हो
तो मैथ के लिए क्या, मैथ ओ बी बराबर न्यू मैथ बनाते हो, आप क्या करते हो, मैथ डॉट पाउ यूज करते हो 5,2, मैथ डॉट पाउ यूज करते हो, डायरेक्ट जहां पे यूज करना है के बराबर डबल के बराबर मैथ डॉट पाउ यूज किया, तो ये इसकी वैल्यू, मतलब मैथ के फंक्शन को, मैथ क्लास, मैथ भी एक क्लास है, स्कैनर भी एक क्लास है, जब मैथ क्लास के मेंबर को आप एक्सेस कर रहे हो तो विदाउट ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहे हो, जबकि कहा जाता है किसी भी क्लास के एक्सेस, किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए थ्रू द ऑब्जेक्ट एक्सेस होता है, लेकिन मैथ क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए क्या है, विदाउट एक्सेस, क्या विदाउट ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैथ क्लास एक स्टैटिक क्लास है, स्टैटिक, स्टैटिक, अब एक शब्द आ गया स्टैटिक, क्या होता है, ये बहुत लंबा चीज हो जाता है, नहीं जावा नहीं, ये देखो ये कॉमन चीजें चल रही है, ये कॉमन चीजें चल रही है, ये देखो ऑब्जेक्ट, अभी तो मैं केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो अभी प्रोग्रामिंग पढ़ा ही नहीं रहा हूँ ये सब कॉमन नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ये सब आपके इसमें भी काम आते हैं, आपका पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, अभी तो आपके सिलेबस में कोर पाइथन रहेगा, लेकिन आगे चल के यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पूरा आ जाएगा, तो आपको उस समय ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी कि एक्सेस स्पेसिफायर कौन से होते हैं, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होती है ना, केवल इसकी नहीं नीड है, पाइथन या जावा पर्टिकुलर की नीड नहीं होती है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से रिलेटेड है सबकी नीड होती है, ठीक है। अभी जैसे हम इसलिए इनको बोल रहे हैं कि जैसे ये लोग जब यूज़ करते जावा तो ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको इनका पता ही नहीं रहता कि ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये क्या, क्योंकि हर एक लाइन का कोई एक मतलब होता है, आप अपने प्रोग्राम में फालतू तो कोई लाइन लिखोगे नहीं, तो जो भी लाइन लिखोगे उसका एक मतलब होगा, तो उसका मतलब क्या होता है हमको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो हम लोग जब प्रोग्राम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम पूछते हैं कि ये क्या, क्यों यूज़ करें, इसका एक बेसिक सिंटेक्स, जैसे फंक्शन चैप्टर पढ़ते हो तो फंक्शन चैप्टर में बेसिक सिंटेक्स बताया जाता है, तो ये एक्सेस स्पेसिफायर, ये मॉडिफायर, ये रिटर्न टाइप, मतलब नो रिटर्न टाइप है इसलिए वाइड लगा है, अगर यहाँ पे आईएनटी लगा होता तो इंटीजर रिटर्न टाइप हो जाता, ये मेन फंक्शन का नाम है, हर एक प्रोग्रामिंग एक मेन फंक्शन होता जरूरी है, और ये इसके आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट चूंकि स्ट्रिंग टाइप का है, वो स्ट्रिंग में भी एरे स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए ये आपका ये एक बेसिक सिंटेक्स बनता है, क्लियर है। बोर तो नहीं हो रहे यार, बोर हो रहे तो ये सब हम जब क्लासेस शुरू करेंगे तो सब बताएंगे। आज देखो एक क्लास में चीज़ें मैंने क्या कहा, डेमो क्लास का मतलब ये नहीं होता है कि आप डेमो क्लास में एक दिन में हम दवाई घोरे लो पियो 2-2 बूंद जो है पिला दिए कि सबको आ गया नॉलेज। इसमें क्या होता है कि चीज़ें कि आपको एक, आप जैसे क्लास आज जैसे आपको लिया गया, आपको आधा जैसा हो जाएगा ओवर बहुत हो जाएगा, अच्छा अच्छा ठीक, तो एक तो कितनी देर कुछ कंक्लूड करना है पढ़ती होगी सर, बहुत हो गया, ओवर हो जाएगा, रहने दीजिए, ज़्यादा ओवर भी हो जाएगा आज। चलिए